हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्ति पढ़ रहे हैं। राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्ति में आज हम सेठ जमनालाल बजाज देखेंगे, उसके बाद हम मोतीलाल तेजावत देखेंगे और गोविंद गिरी देखेंगे। वो सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं वो आपको बताने वाला हूँ। साथ साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बनेंगे वो भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। अच्छे से नोट्स बनाने हैं, कॉपी में लिख कर चलना है और अभी आपको याद करने हैं। जैसे याद हो जाए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मेरे याद हो गए हैं। वीडियो आप एक दो बार देखोगे आपके अच्छे से याद हो जाएंगे। तीनों इतने इम्पोर्टेंट हैं, बार बार एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं, तो यहाँ आपको ये अच्छे से याद करके चलने हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं हम दोस्तों सेठ जमनालाल बजाज के बारे में। जमनालाल बजाज उद्योगपति के रूप में जाने जाते हैं, क्रांतिकारी के रूप में भी ये जाने जाते हैं। उद्योगपति, क्रांतिकारी इनके रूप में जाने जाते हैं। और इनके बारे में बात करें दोस्तों, समाज सेवी भी रहे हुए हैं, समाज सेवी के रूप में भी इनको जाना जाता है। इन्हें हम गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में जानते हैं। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि गांधी जी का 5वां पुत्र किसे कहा जाता है, तो सेठ जमनालाल बजाज को ही गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। अब जमनालाल में 5 अक्षर हैं टोटल, जमनालाल में 5 अक्षर हैं और गांधी जी का इन्हें 5वां पुत्र भी कहा जाता है। ऐसे इसको आप ध्यान रख लेना। और इनके बारे में बात करें दोस्तों, सेठ जमनालाल बजाज के बारे में, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों इनका जन्म सीकर में हुआ था। सीकर में एक छोटा सा गांव है, उसे हम बोलते हैं काशी का बांस। काशी का बांस में इनका जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। सीकर में छोटा सा गांव है काशी का बांस, वहाँ इनका जन्म हुआ था, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब दोस्तों क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों ने इनको एक उपाधि दी थी, इनको उपाधि दी थी राय बहादुर की। इन्होंने 1921 का जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, उस असहयोग आंदोलन के दौरान राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। 1921 के असहयोग आंदोलन के दौरान जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। और इनकी बात करें 1934 ईस्वी में इन्होंने गांधी सेवा संघ की स्थापना की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1934 में इन्होंने गांधी सेवा संघ की स्थापना की थी। और इनके बारे में बात करें दोस्तों, तो ये जयपुर प्रजा मंडल के संस्थापकों में भी इनका नाम आता है। जयपुर प्रजा मंडल के जो संस्थापक हैं उनमें भी इनका नाम लिया जाता है। 1938 से लेकर 1942 तक जयपुर प्रजा मंडल के ये अध्यक्ष भी रहे हैं। ये है जमनालाल बजाज के बारे में, आपको ध्यान रखना है। गांधी जी का 5वां पुत्र कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है। राय बहादुर की उपाधि इन्होंने लौटा दी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे फैक्ट अच्छे से आपको ध्यान रख के चलना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों मोतीलाल तेजावत के बारे में। मोतीलाल तेजावत आजकल यहाँ से बार बार प्रश्न बन रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीधे क्वेश्चंस होते हैं, घुमा फिरा के भी नहीं पूछता है। आप एक बार भी देखोगे, 2 बार देखोगे वीडियो को, बहुत अच्छे से इनको याद कर लोगे। मोतीलाल तेजावत के बारे में बताऊँ दोस्तों, ये फेमस क्यों हैं। एक तो इनका पूछा जाता है एकी आंदोलन, एकी आंदोलन जिसे भोमट भील आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में सीधा प्रश्न आता है कि एकी आंदोलन का संबंध किससे है, तो ध्यान रखना है मोतीलाल तेजावत का एकी आंदोलन से संबंध है। अब हम मोतीलाल तेजावत के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। मोतीलाल तेजावत को दोस्तों आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, आदिवासियों का मसीहा इनको कहा जाता है। मेवाड़ का गांधी कहते हैं इनको। मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ का गांधी कहा जाता है, बावजी कहा जाता है इनको। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मेवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है, आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है, बावजी किसे कहते हैं, तो भीलों द्वारा, आदिवासियों द्वारा इनको बावजी भी कहा जाता है। ये तीनों अच्छे से ध्यान रखनी है, यहाँ से सीधा प्रश्न बन जाता है इनका मोतीलाल तेजावत के बारे में। अब और इनके बारे में बात करें, इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो इनका जन्म उदयपुर के कोल्यारी गाँव में हुआ था। इनका जन्म उदयपुर के कोल्यारी गाँव में हुआ था और एक ओसवाल जैन परिवार में इनका जन्म हुआ था। ऐसे भी ध्यान रखना, इनको मेवाड़ का गांधी कहते हैं और मेवाड़ के अंतर्गत ही उदयपुर आता है। तो उदयपुर के कोल्यारी गांव में मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ था। अब बात करते हैं कि ये एकी आंदोलन है क्या। जो अभी हम एकी आंदोलन की बात करें, एकी आंदोलन क्या है, तो दोस्तों इन्होंने आदिवासियों को, भीलों को, गरासिया जाति हैं, इनको एकता के सूत्र में बांधने के लिए एकी आंदोलन की शुरुआत की थी। जो गरासिया जाति है और भील जाति है उनको एकता के सूत्र में बांधने के लिए एकी आंदोलन की शुरुआत की थी। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि गरासिया जाति का संबंध राजस्थान के किस जिले से हैं, तो आपको ध्यान रखना है सिरोही जिले से है। गैरासिया, सी से याद रखना, सिरोही,
गरासिया, स आ रहा है ना, से सिरोही आपको ध्यान रखना है। तो गरासिया जाति का संबंध भी सिरोही से है। तो इन्होंने क्या किया था, भीलों को, गरासिया जाति को एकता के सूत्र में बांधने के लिए, एक करने के लिए एक ही आंदोलन लेके आए थे। ये एक ही आंदोलन ये भीलों के भोमर क्षेत्र से शुरू कर रहे थे। इन्होंने जो एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी वो भीलों के भोमर क्षेत्र से किया था, इसलिए एक ही आंदोलन को भोमट भील आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। एक ही आंदोलन की शुरुआत इन्होंने भीलों के भोमट क्षेत्र से की थी, इसलिए इन्हें हम भोमट भील आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ये मोतीलाल तेजावत की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने आपको बता दिए। अब एग्जाम में कई बार पूछते हैं मेवाड़ की पुकार 21 सूत्री मांगों का संबंध किससे है। मेवाड़ की पुकार 21 सूत्री मांगों का संबंध किससे है, तो मोतीलाल तेजावत से इसका संबंध है। दोस्तों क्या था, मेवाड़ के महाराणा के समक्ष इन्होंने किसानों के अत्याचारों के खिलाफ 21 मांग रखी थी। अब ये जो 21 मांग है इन्होंने जिस पुस्तक में रखी थी इसमें बोलते हैं मेवाड़ की पुकार। तो 21 सूत्री मांगों का संबंध मोतीलाल तेजावत में है। ये मेवाड़ की पुकार नामक पुस्तक में इन्होंने 21 मांगे रखी थी किसानों की। हालांकि मेवाड़ के महाराणा ने 21 में से 3 मांगे इनकी स्वीकार नहीं की थी, ये भी ध्यान रख लेना आप। और इनके बारे में बात करें दोस्तों तो इनके समय का एक आंदोलन भी बड़ा फेमस रहा है। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, इन्होंने नीमड़ा गांव है, नीमड़ा गांव में किसानों का एक सम्मेलन बुलाया था। उस सम्मेलन में मेवाड़ भील कोर की जो सेना थी उसने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी थी। उस गोलीबारी में लगभग 1200 भील शहीद हो गए थे, जिसे हम राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। अब पहला किसे कहते हैं वो भी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है 1200 भील थे, शहीद हुए थे। नीमड़ा गांव में मोतीलाल तेजावत में आंदोलन चलाया था, उसमें लगभग 1200 भील शहीद हुए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और मोतीलाल तेजावत की बात करें, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी। मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी, तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ के मात्रकुंडिया गांव से इन्होंने एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी। चित्तौड़गढ़ का मात्रकुंडिया गांव, मात्रकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं, तो मात्रकुंडिया को ही राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये मोतीलाल तेजावत के बारे में सारे फैक्ट, एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, सब कुछ मैंने अच्छे से बता दिया। 1-2 बार देख के इसको अच्छे से याद कर लो। अब हम दोस्तों बात करते हैं गोविंदगिरी के बारे में। गोविंदगिरी के बारे में भी आजकल एग्जाम में काफ़ी पूछा जाने लग गया है। पिछले बार एलडीसी में भी यहाँ से प्रश्न आए थे, तो गोविंदगिरी भी आपको अच्छे से याद करना है। इसके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सारे हम लेके चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गोविंदगिरी का जन्म के बारे में। तो दोस्तों गोविंदगिरी का जन्म 1858 में डूंगरपुर के बांसिया गांव में हुआ था। इसको बेड़सा गांव भी बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 1858 में इनका जन्म हुआ था और डूंगरपुर के बांसिया गांव में इनका जन्म हुआ था। ये स्वामी दयानंद सरस्वती से काफ़ी प्रभावित थे और स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर ही इन्होंने भीलों को जागृत करने के लिए आंदोलन चलाया था। अब दोस्तों जो इनके शिष्य थे वो भगत कहलाते थे। गोविंदगिरी के जो शिष्य थे वो भगत कहलाते थे और भीलों को इन्होंने जागृत करने के लिए आंदोलन चलाया था, तो इसलिए हम इसे भगत पंथ कहते हैं। आपको ध्यान रखना है जो इनके शिष्य थे वो भगत कहलाते थे। अब इनके बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो है संप सभा की स्थापना किसने की थी। तो आपको ध्यान रखना है संप सभा की स्थापना गोविंदगिरी ने ही की थी। इन्होंने 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की थी। कहाँ से की थी? सिरोही से की थी। संप सिरोही, याद रखना, से संप सभा, से ही सिरोही। सिरोही में संप सभा की स्थापना की थी। 1883 में इन्होंने संप सभा की स्थापना की थी। अच्छे से ध्यान रखना आपको, कब स्थापना की थी? 1883 ईस्वी में संप सभा की गोविंदगिरी ने स्थापना की थी। दोस्तों ये संप सभा क्या है इसके बारे में बताएं। तो दोस्तों उस समय जो भील जनजाति के लोग थे जो आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई करते थे, तो उनको भाईचारे की भावना ये सब सिखाने के लिए, आपसी जो मनमुटाव है इनको दूर करने के लिए इन्होंने भीलों को इकट्ठा करने के लिए, एकत्रित करने के लिए, भाईचारे की भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने संप सभा की स्थापना की थी। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, अच्छे से इसको ध्यान रखना। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि संप सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था?
तो मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ था प्रथम अधिवेशन। अब ये मानगढ़ पहाड़ी राजस्थान के किस जिले में पड़ती है? तो दोस्तों मानगढ़ पहाड़ी राजस्थान के बांसवाड़ा में पड़ती है। बांसवाड़ा जो नीचे नीचे आता है वहाँ पे पड़ती है। वैसे वागड़ जो एरिया अपना बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा डूंगरपुर में काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं गोविंदगिरी, तो उससे भी आप वागड़ से भी आप ध्यान रख लेना। 1903 में इसका प्रथम अधिवेशन हो गया था। अब सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि मानगढ़ हत्याकांड, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। अब ये मानगढ़ हत्याकांड क्या था दोस्तों, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये बात है 17 नवंबर 1913 की। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ की पहाड़ी पर गोविंदगिरी का अधिवेशन चल रहा था। काफ़ी संख्या में भील जनजाति के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे और भाग ले रहे थे। काफ़ी संख्या में लोग थे इस जो मानगढ़ पहाड़ी के ऊपर जो अधिवेशन हुआ था उसमें दोस्तों काफ़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया था और मानगढ़ अधिवेशन के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, मेवाड़ भील कोर की सेना बुलाई जाती है चारों तरफ से, इसको मानगढ़ पहाड़ी को घेर लेती है। घेरने के बाद में अंधाधुंध गोलियाँ चलाई जाती हैं जिसमें 1500 से ज़्यादा भील शहीद हो जाते हैं। एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो आपको ध्यान रखना है कि कर्नल शटन ने गोली चलाने का आदेश दिया था। ऐसे ध्यान रखना, कर्नल शटन ने बटन दबाया था। अगर आपको इसमें तिथि पूछे तो आपको तिथि मार्गशीर्ष पूर्णिमा करनी है। तिथि भी आपको ध्यान रखनी है, इसकी पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में। तिथि इसकी आपको मार्गशीर्ष पूर्णिमा करनी है। आपको 1500 भील इसमें शहीद हो जाते हैं। गोविंदगिरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके इनको अहमदाबाद की साबरमती जेल में रखा जाता है। इम्पोर्टेंट है, पूछ लेंगे एग्जाम में कि गोविंदगिरी को कौन सी जेल में रखा जाता है। अहमदाबाद की साबरमती जेल में गोविंदगिरी को रखा जाता है। अब एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि दौलजी काका और सुरजी भगत का संबंध किससे था, तो इसी मानगढ़ से इनका संबंध था। ये भी गोविंदगिरी के साथ ही थे, तो दौलजी काका और सुरजी भगत भी आपको ध्यान रखने हैं। एक बार एग्जाम में पूछा गया था वागड़ का जलियांवाला बाग किसे कहते हैं, तो दोस्तों वागड़ का जलियांवाला बाग भी मानगढ़ हत्याकांड को ही कहते हैं। वागड़ हम बोलते हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर को, तो वागड़ का जलियांवाला बाग भी हम मानगढ़ हत्याकांड को ही कहते हैं। मानगढ़ हत्याकांड जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। अब ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, सारी चीज़ें हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से इनको नोट कर लो। जिसने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा दोस्तों वो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। यहाँ पे आपको मैं हर चीज़ सारी चीज़ें डिटेल के साथ प्रोवाइड करवा रहा हूँ, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लें। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके जो भी फ्रेंड है जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें उन सबको वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।